चलिए दोस्तों, ITI एकेडमी 247 के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 100 तक ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है और ये प्रश्न उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो ITI ट्रेनिंग ऑफिसर्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर झारखंड में ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर बिहार के इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये फिटर ट्रेड का है और वैसे विद्यार्थी जो कि फिटर से हैं उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसको 1 बाय 1 करके इसको शुरू करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से शुरुआत करते हैं और ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 101 क्या है। कह रहा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर स्क्रैचेस प्रोड्यूस्ड ऑन फाइल सरफेस। फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि फाइलिंग ऑपरेशन जब करते हैं तो उसमें होता क्या है कि छोटे छोटे बुरादे के रूप में कण के, यानी कि छोटे छोटे चिप्स के रूप में मेटल को काट के बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो फाइल में होता क्या है कि जब ये छोटे छोटे बुरादे जो है जब काट के बाहर निकाला जाता है तो कुछ ऐसा, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई सॉफ्ट मेटल के ऊपर फाइलिंग कर दी, तो उस कंडीशन में जो सॉफ्ट मेटल का जो बुरादा जो होता है वो दांतों के बीच फंस जाता है। यानी कि जो दांत होता है, या ये मान लीजिए कि इस तरीके का आपका ये फाइल है और इसमें जो है ऐसे जो है कट बना हुआ है, ठीक है ना, सिंगल कट डबल कट। तो ये डबल कट है और ये जो है बीच में दांते बने हुए हैं। तो इस दांतों के बीच जो गैप होता है उसी में क्या है कि छोटे छोटे बुरादे जो है वो फंस जाते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, पिनिंग कहते हैं। ठीक है ना, तो पिनिंग जो है क्या है, फाइल का एक ऐसा, फाइलिंग करते समय और फाइल में एक ऐसी त्रुटि आ जाती है कि पिनिंग हो जाने के बाद जैसे ही आप पिनिंग वाले फाइल से किसी सरफेस, फिनिश्ड सरफेस के ऊपर अगर आप फाइलिंग करते हो तो वहां पे क्या होता है, फाइल नहीं होके वहां खरोच उत्पन्न होने लगता है ना। किसके कारण? चिप्स के कारण। जो चिप्स इस दांत के बीच में जो फंसे हुए हैं उसके कारण ये खरोच उत्पन्न होने लगता है। तो ठीक है, तो ये रीजन पूछ रहा है, तो इसका रीजन क्या है, पिनिंग। यानी पिनिंग क्या है, ये इस दोनों दांत के बीच में जो छोटा छोटा बुरादा जो फंस जाता है, जो बाहर नहीं निकल पाता है, उसी को पिनिंग ऑफ फाइल्स कहते हैं। और इसको निकालने का तरीका क्या है, जब इसको निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, कार्ड फाइल के सहारे इसको क्या करते हैं, इस पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं। तब जो रिमूव हो जाता है तो फिर फाइल उसी तरीके का कटिंग करने की एबिलिटी रखता है, यानी कि कटिंग फिर से पुराने ढंग तरह का कटिंग करने लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है क्या है, 102 को हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 102 यहाँ पे है और इसको हम देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 102 तो कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल। ये जो चीजल है, चीजल का मतलब क्या होता है, छेनी। आप लोगों ने सभी कोई घर में जो है छेनी देखा होगा। छेनी हथौड़ी जो है सबके घर में अमूमन मिल जाता है। इवन फाइल वगैरह भी मिल जाता है। फाइल से क्या करते हैं, जब कुछ छोटा मोटा काम होता है तो रेती से पजाने वजाने का काम किया जाता है। हिंदी में फाइल को रेती कहते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे छेनी भी आपको सभी के घरों में मिल जाएगा। लेकिन ये छेनी के बहुत सारे टाइप होते हैं जो कि अलग अलग कार्यों के लिए उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जो छेनी जो दिखाया गया है, ये चीजल जो दिखाया गया है, इसको हम क्या कहते हैं, वेब चीजल कहते हैं। इसका नाम क्या है, वेब चीजल, है ना। इसका नाम है वेब चीजल। ठीक है, और ये किस काम में आता है, जब कोई मेटल को, जैसे ये एक मेटल का टुकड़ा है, इसमें क्या है कि पहले चेन ड्रिलिंग कर दिया गया है। चेन ड्रिलिंग का मतलब क्या है कि समान दूरी पर, है ना, एक नियत डायमीटर का छेद कर दिया गया है ना। एक रेखा में ऐसे कर दिया गया, दूसरी रेखा में ऐसे कर दिया गया, फिर ऐसे कर दिया गया और ऐसे कर दिया गया। तो ये एक रेखा में जब पूरी छेद कर दिया गया तो इसके बीच का जो मेटल, ये एक्स्ट्रा मेटल यहाँ जो दिख रहा है, इसके बीच में क्या है, बचा हुआ मेटल, ये वाला बचा हुआ मेटल है, फिर यहाँ वाला बचा हुआ मेटल है, यहाँ वाला बचा हुआ मेटल है। तो इस मेटल को काटने के लिए वेब चीजल के सहारे से ये बीच वाला मेटल को क्या करते हैं, काट देते हैं
और इस तरीके से ये क्या होता है, मेटल ये पूरा बीच से कट जाता है, कट के ये वाला पार्ट जो है बाहर निकल जाता है। तो ये किस चीजल के सहारे करते हैं, वेब चीजल के सहारे करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो गया। अब कुछ और इसमें जो है हम देख लेते हैं कि इसका जो फ्लैट चीजल है उसका काम क्या है। चूंकि हम ऑप्शन पे भी चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इससे भी हम लोग समझ लेते हैं कि फ्लैट चीजल होता क्या है और इसका काम क्या है। फ्लैट चीजल जो है जनरली जो है इन जनरल वर्क के लिए यूज होता है। क्या होता है, जनरल वर्क के लिए फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। और जनरल वर्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि चीजल से हम क्या करते हैं, कटिंग का काम करते हैं, किसी लोहे के टुकड़े को काटते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, आपका चिपिंग का काम करते हैं। चिपिंग का काम कहने का मतलब क्या है कि छोटे छोटे टुकड़े के रूप में मेटल को काट के छीलना जिसको बोलते हैं। चिपिंग का हिंदी वर्ड क्या है, छीलना, है ना। क्या होता है, छीलते हैं, किसको छीलते हैं, तो छीलना, है ना। किसको छील रहा है, माने मेटल को जब छीलते हैं तो उसी को जो है चिपिंग कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपका क्या है, फ्लैट चीजल किस यूज में आता है, तो जनरल वर्क में आता है। अब ये क्रॉस कट चीजल किस में आता है, ग्रुप्स वगैरह को, ग्रुप्स अगर है ना, ग्रुप्स वगैरह है उसको शार्पिन करना है, ग्रुप्स वगैरह के बीच में जो मेटल है उसको हटाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। अलग अलग चीजल का प्रयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। अगला है डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग कब किया जाता है, तो डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, कॉर्नर वगैरह को शार्प करने के लिए करते हैं। यानी कि कॉर्नर कॉर्नर के पास एक्स्ट्रा मेटल जो होता है, कॉर्नर के पास जो होता है, कॉर्नर के पास जो एक्स्ट्रा मेटल होता है, एक्स्ट्रा मेटल होता है, मेटल को साफ करने के लिए उसका यूज किया जाता है। साफ करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। तो क्या यूज किया जाता है, कौन सा पॉइंट, डायमंड पॉइंट चीजल का। कॉर्नर है, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके का है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा मेटल अटका हुआ है, तो इसको शार्प करने के लिए इसके यहाँ पे से मेटल को हटाने के लिए क्या है, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ऑप्शंस को भी देख लिया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 103 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है उसको जरा समझ ले। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि व्हाई स्लाइट कॉन्वेक्सिटी इज गिवन ऑन द फेस ऑफ हैमर। क्यों हैमर के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है। क्वेश्चन ये है, उत्तलता का मतलब क्या है, कॉन्वेक्स बनाया जाता है, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा मैट्रिक में जब पढ़े होंगे। तो कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, उत्तल, है ना, ठीक है। और कॉन्वेक्सिटी का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्सिटी का मतलब क्या होता है, उत्तलता, ठीक है ना। तो क्या किया जाता है कि थोड़ा भाग को उभरा हुआ बना दिया जाता है, बीच में से गोल बना दिया जाता है और किनारे में इस तरीके से बना हुआ रहता है। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हल्का कम रहता है, यानी कि इस तरीके से कॉन्वेक्स होता है, ठीक है ना। तो ये क्यों किया जाता है, इसके पीछे का रीजन ये है कि जब हम हैमरिंग करते हैं ना, तो ऐसा ना हो कि किनारे वाला केवल गड्ढा हो जाए और बीच वाला जो है गड्ढा ना हो, जहां हैमर करना है वहां पे गड्ढा ना हो। तो किनारे वाला केवल किनारे किनारे गड्ढा ना हो, इसकी वजह से हम क्या किया जाता है, उसको थोड़ा कॉन्वेक्स बना दिया जाता है। तो इसीलिए थोड़ी सी उसमें उत्तलता दी जाती है। अब चलिए थोड़ा ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि ऑप्शन में इसने क्या दे रखा है। जब ऑप्शन को हम देखेंगे तो फिर समझ में आएगा कि 103 का ऑप्शन क्या है। 103 क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है टू मेक इफेक्टिव स्ट्राइकिंग, प्रभावी चोट बनाने के लिए। तो प्रभावी चोट बनाने के लिए ऐसा कोई कॉन्वेक्सिटी देने का जरूरत नहीं होता है। टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द एज, किनारे की खुदाई से बचने के लिए। तो ऑप्शन बी जो है ये क्या है, ये इसका राइट आंसर है। यानी कि किनारे का जो है ना, डिग कर माने जब हैमरिंग करते हो तो किनारे पे जो है गड्ढा ना हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, बीच वाले चीज को थोड़ा सा कॉन्वेक्स बनाया जाता है, कॉन्वेक्सिटी रखा जाता है। किसके लिए, टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द एज, किनारे की खुदाई से बचने के लिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके,
अब क्वेश्चन नंबर 104 पे पर चलते हैं और 104 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 104 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द हैमर, व्हाट इज द नेम ऑफ हैमर, इस हथौड़े का नाम क्या है। तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और इसका पूछ रहा है कि नाम क्या है ना, इस हथौड़े का नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो इस तरीके का जब फिगर देखेंगे तो हमने पहले भी जो है डिस्कस किया है कि कितने तरह का हैमर होता है, कितने टाइप का हैमर होता है। तो पिन के अनुसार जो है ना, पिन के अनुसार जो है हैमर का ये जो है नाम चेंज होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे PEIN भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पे PEEN भी लिखा हुआ रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पिन यही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है आप इस पिन के अनुसार जो है कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इसको जरा समझ ले पहले, इसके बाद हम बताते हैं। तो पिन के अनुसार यानी कि इसके आधार पे जो है पहला कौन सा होता है आपका, तो बॉल पेन हैमर होता है। ठीक है, बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हैमर। इसके बाद दूसरा होता है क्रॉस पिन, क्रॉस पिन हैमर। तीसरा होता है स्ट्रेट पिन, GST, स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक है, अब पिन के आधार पे ये तीन तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हमको ये बताना है कि इस तीनों में से ये कौन सा है। तो जब यहाँ पे बॉल आकार का आकृति बना हुआ रहता है तो उसको हम बॉल पेन हैमर कहते हैं। और किस तरीके का रहता है ये हैमर में, ये वाला जो है ये इस तरीके का ना बन के यहाँ से ऐसे बना हुआ रहता है, ऐसे बना हुआ रहता है, सेमी सर्कुलर शेप में रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, बॉल पिन हैमर कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या है, वहां पे दिया हुआ है, इसमें जो है समझ लें कि हैंडल का जो एक्सिस है, देखिए इसका एक्सिस जो है ऐसे है, लेकिन ये इसका जो पिन का जो एक्सिस है इस डायरेक्शन में है। तो ये वाला लाइन के ऊपर ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ये ऐसे गया और इसका एक्सिस इस डायरेक्शन में गया। तो ये दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री बना रहा है। तो जब दोनों आपस में ये 90 डिग्री बनाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस पिन हैमर कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रॉस पिन हैमर कहेंगे। तो ऑप्शन सी जो है, सी उत्तर इसका सही उत्तर होगा कि ये कौन सा जो है, क्या नाम है इसका, तो क्रॉस पिन हैमर। अब स्ट्रेट पिन हैमर क्या होता है, स्ट्रेट पिन जो हैमर होता है ये इस जो हैंडल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, वहां पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है। यानी पिन को जब ऐसे सीधा रखेंगे, ये पिन ऐसे होगा और ये भी ऐसे होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि पैरेलल डायरेक्शन में रहेगा, तो उसको हम स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो चित्र दिया हुआ है वो क्रॉस पिन हैमर का है। अब थोड़ा सा और भी समझ लें कि हैमर में जो चीजें होती है वो क्या क्या है, उसको भी थोड़ा हम समझ लें। मैलेट, मैलेट का प्रयोग कहाँ होता है, तो सीट मेटल वर्क्स जो होता है SMW में जो यूज करते हैं, जैसे कहीं पे भी देखे होंगे आपकी बक्सा जो वहाँ बनता है टीने का, या फिर जो है आलमीरा बनाया जाता है, तो लकड़ी का हैमर यूज किया जाता है। लकड़ी का, लकड़ी, लड़की लिखा हुआ है, लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी का हैमर जो है वो यूज किया जाता है ना। और लकड़ी के हैमर को ही हम क्या कहते हैं, मैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, मैलेट कहते हैं। तो बेसिकली जो मैलेट होता है वो किसका बना हुआ होता है, लकड़ी का होता है। यहाँ पे तो ये लोहे का मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे मैलेट के केस में वो किसका होता है, लकड़ी का होता है। और ये SMW वर्क के लिए यूज होता है, यानी सीट मेटल वर्कर्स जो है वो इसका उपयोग करते हैं, किस क्या बनाने में, बक्सा बनाने में, फिर से आलमीरा वगैरह, मीरा जो बनता है वहां पे देखते हैं मैलेट का उपयोग होता है। ठीक है, बॉल पेन हैमर का प्रयोग कहाँ होता है, तो रिवेटिंग वगैरह जो कार्य होता है, जहाँ पे रिवेट किया जाता है, जैसे कि आप देखे होंगे ब्रिज वगैरह के ऊपर, तो दो जो उसमें ब्रिज में जो गार्डर वगैरह लगा रहता है, तो गार्डर के बीच में जो है ना क्या किया हुआ रहता है, गार्डर के बीच में जो है आपका दोनों को, दो गार्डर को जोड़ने के लिए जो है क्या किया जाता है, वहां पे आपका रिवेट का यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो वहां पे रिवेटिंग होता है ना, रिवेटिंग का उपयोग किया जाता है।
अब ये आपका स्ट्रेट पेन हैमर जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसी में जैसे नाली वगैरह, जैसे मान लीजिए कि कॉर्नर वगैरह मोड़ना है, तो जहाँ पे कॉर्नर मोड़ना है वहां पे हैमरिंग करने के लिए ही स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ज्यादातर जो है बॉक्स वगैरह जो बनाते हैं अलमीरा, उनके पास स्ट्रेट पिन हैमर होता है और वहां पे इसका उपयोग होता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 104 क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और अब अगला प्रश्न क्या हो गया, 105। 105 को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या है 105। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल बिटवीन द चीजल एक्सिस ऑफ द चीजल एंड जॉब सरफेस व्हाइल चिपिंग, यानी कि चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब के सतह के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो क्या क्या चीज कह रहा है, चिपिंग करते समय छेनी का जो अक्ष होगा और जॉब की सतह के बीच के कोण का नाम पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझ लें कि कैसे होता है, उसको भी थोड़ा सा ड्राइंग के सहारे हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कि आपका क्या है, एक चीजल है और इसका चीजल का ये कटिंग पॉइंट है यहाँ पे। इसके बाद ये इसकी बॉडी हो गई, इस तरीके से है। तो इसका कोई एक एक्सिस होगा, यानी कि बीच से जो लाइन पार करेगा वो इसका क्या हो जाएगा, एक्सिस होगा। तो कह रहा है कि चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष, तो एक्सिस, अक्ष का मतलब क्या हो गया, ये एक्सिस हो गया किसका, चीजल का। इस एक्सिस और जॉब की सतह के बीच के कोण को क्या कहते हैं। जॉब का सतह क्या है, मान लीजिए कि चिपिंग इस सरफेस के ऊपर कर रहे हैं, तो यहां से ये जो एंगल बनाएगा, इतना जो बनाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, झुकाव का कोण या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन यानी झुकाव का कोण कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा। डी जो है इसका सही उत्तर है। अब थोड़ा सा और इसमें जो है हम लोग चीज को थोड़ा सा समझ लें तो ये बड़ा आसानी से समझ में आएगा। तो थोड़ा अब कलर चेंज करके जरा हम इसमें और थोड़ी सी एक ड्राइंग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ ये एक लाइन ऐसे खींच लीजिए और एक ऐसा लाइन खींच लीजिए, ठीक है। ये वाला जो है ये एक्सिस से यहाँ तक जो था वो क्या था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था। इसका तो हमने जिक्र कर दिया, बता दिया। लेकिन ये वाला जो है यहाँ से जो यहाँ तक, यानी कि एज में जो जितने डिग्री का एंगल बना रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि ये एंगल जो होगा इसको हम क्या कहते हैं, कटिंग एंगल। किसका कटिंग एंगल होगा, कटिंग एंगल, है ना। इसको कटिंग एंगल कहते हैं, कटिंग एंगल ऑफ चीजल। ओके, चीजल का क्या है, वो कटिंग एंगल है। अब अगला जो है एक एंगल यहाँ पे भी दिख रहा है, यहां से यहां तक का, इस वाले एंगल को जो है क्लियरेंस एंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्लियरेंस एंगल। ओके, क्लियरेंस एंगल कहते हैं, है ना। और ये वाला जो ऊपर वाला जो एंगल दिख रहा है, इसको रैक एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैक एंगल। तो आपने इतना कुछ समझ लिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 105 को पढ़ने में आपने ये भी समझ लिया कि इंक्लिनेशन एंगल कौन सा होता है, क्लियरेंस एंगल कौन सा होता है, कटिंग एंगल किसका होगा, यानी कि कटिंग एंगल किसका होगा, आपका चीजल का। और इसके बाद रैक एंगल क्या होता है, ये आपने समझ लिया, ठीक है। बाकी जो है इसमें ऑप्शंस में सारा चीज दिया हुआ है, तो सारा हमने बता दिया कि किसका क्या होता है। ओके, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106, और उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है, उसको जरा समझ लेते हैं। What is the property of metal that permits no permanent distortion before breaking? ठीक है, धातु का वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता है, अनुमति नहीं देता है। अस्थायी विकृति का मतलब क्या हो गया कि परमानेंट जो है डिसऑर्डर अगर होता है, ठीक है, परमानेंट डिस्टॉर्शन अगर होता है, कुछ उसमें बदलाव होता है, परमानेंट होता है, तो उसका ये विरोध करता है, ठीक है ना। परमानेंट विकृति जो होगा उसका ये अनुमति नहीं देता है, यानी उसका विरोध करता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो इसमें ऑप्शन में देखिए टेनासिटी दिया हुआ है, हार्डनेस दिया हुआ है, ब्रिटलनेस दिया हुआ है, टफनेस दिया हुआ है।
ये सारा जो है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किसी भी धातु की होती है, ठीक है ना। तो इसमें टेनासिटी के बारे में हमने पहले भी जिक्र किया है कि टेनासिटी क्या होता है। किसी भी मेटल को जो है फोल्ड अनफोल्ड करने के बाद जितने समय के बाद वो जो है टूटता है, उसकी टेनासिटी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है। हार्डनेस क्या होता है, मेटल का जो है हार्डनेस वो डिपेंड करता है कि कितना वो हार्ड है। तो हार्डनेस के लिए चेक करने के लिए भी हमारे पास टूल्स होते हैं, उससे हम चेक करते हैं। इसमें जो है ये अगला कह रहा है कि टूटने से पहले अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता है। तो ये किस में होता है, ब्रिटलनेस के केस में होता है। ब्रिटलनेस में जैसे ही आप मान लीजिए कि जो है आपके पास एक लोहा है, और कौन सा लोहा है, कास्ट आयरन, ठीक है ना। कास्ट आयरन को हम ढलवा लोहा भी कहते हैं। तो कास्ट आयरन पे क्या करते हैं, जब हथौड़ी का चोट मारते हैं तो उसमें कोई अस्थाई विरूपण नहीं होता है, यानी कि कोई जो है फिक्स डिस्टॉर्शन नहीं होता है। क्या होता है, सीधा सीधा वो टूट जाता है ना। तो ये कह रहा है कि अस्थाई विकृति की अनुमति नहीं देता है। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब हम कोई चीज का चोट मारते हैं तो सीधा वो ब्रेक कर जाता है, बिना कोई उसमें डिस्टॉर्शन के, किसी भी तरीके से अस्थाई डिस्टॉर्शन ना होके सीधा सीधा वो टूट जाता है। तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, अनुमति नहीं दिया हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी भंगुरता में ऐसा होता है कि कोई अस्थाई विकृति ना होके सीधा सीधा क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। ओके, तो 106 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और 107 को देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 107 इसी तरीके से हम लोग अगर डिस्कस करेंगे ना, तो पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। और ये इक्वली इम्पॉर्टेंट उस फिटर वाले विद्यार्थी के लिए भी है, जितना ट्रेनिंग ऑफिसर अगर जो बनने जा रहे हैं उसके लिए है। क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है, आपको भी वही पढ़ना है, और जब ट्रेनिंग ऑफिसर अगर बन जाते हैं या इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं तो यही सिलेबस भी आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन अमूमन ऐसे ही आते हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस कह रहा है कि नेम द पार्ट मार्क एक्स इन द डेप्थ माइक्रोमीटर। कोई एक डेप्थ माइक्रोमीटर है और उसमें जो है ये एक्स पार्ट्स को दिखाया गया है, और ये पूछ रहा है कि एक्स का नाम क्या है ना। चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो ये जो चिन्हित भाग है इसको हम क्या कहते हैं, लॉक नट कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉक नट कहते हैं। और ये लॉक नट क्यों दिया होता है, स्पिंडल को आगे पीछे मूव करने से रोकने के लिए। जैसे ही हमारे पास कोई एक जो है फाइनल हमारे पास एक रीडिंग आ गया कि कितना डेप्थ है, हमने माप लिया, तो उस पोजीशन से इसका स्पिंडल आगे ना बढ़े या आगे पीछे ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको लॉक कर देते हैं ताकि स्पिंडल का मूवमेंट ना हो सके। अगर थिम्बल को घूम भी जाए, किसी भी तरीके से गलती से घूम भी जाएगा, तो अगर लॉक नट लगा हुआ रहेगा तो ये स्पिंडल आगे मूव नहीं करेगा, ना पीछे मूव करेगा। तो एक्स जो है उसको क्या कहते हैं, लॉक नट कहते हैं। यहाँ पे लॉक दिया हुआ है सीधा सीधा, यहाँ पे लॉक नट भी हो सकता है ऑप्शन में। तो यहाँ जो ऑप्शन है उसके अनुसार ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका बी जो है वो सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देख लें, क्वेश्चन नंबर 108, और वो क्या कह रहा है उसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 108 को अपने पोजीशन में ले आते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। वाई द हैंड टैप्स आर चैम्फर्ड एट द लीड। क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं। एक्चुअली में चैम्फरिंग का मतलब क्या होता है, और सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा टैप क्या होता है, ठीक है ना। तो टैप जैसे कि डाई होता है, डाई में क्या होता है, डाई से हम एक्सटर्नल थ्रेड काटते हैं किसी बेलनाकार जो ये है बेलनाकार सतह है उसके ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड काटते हैं। उसी तरह से अगर हमको इंटरनल थ्रेड अगर काटना होता है किसी जॉब के अंदर, तो उसका किसकी वजह से, किससे हम काटते हैं, टैप से काटते हैं, ठीक है ना। तो टैप का काम क्या है, इंटरनल थ्रेड को काटना, और डाई का काम क्या है, एक्सटर्नल थ्रेड को काटना, ठीक है। तो इंटरनल थ्रेड यहाँ पे काटता है। तो लीड पर चैम्फरिंग किया जाता है। क्यों चैम्फरिंग किया जाता है, चैम्फर करने का मतलब क्या होता है कि थोड़ा जैसे जो साइड होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये जो है आपका टैप है, और टैप का ये वाला भाग थोड़ा सा इस भाग को ऐसे मिला ना के, इस तरह से ना मिला के, इसके जगह पे हमको क्या करते हैं, थोड़ा सा एंगल बना दिया जाता है, यानी कि ये ऐसे हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, हम चैम्फरिंग कहते हैं, है ना। थोड़े एंगल पे इसको चैम्फर कर दिया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सतह को थोड़ा सा जो है झुका दिया जाता है, या उस तरफ से जो है थोड़ा फिनिश कर दिया जाता है, इसको हम चैम्फरिंग करते हैं। तो चैम्फरिंग का एक्चुअली कारण क्या है, ये
एनालिंग्स के लिए, एलाइनिंग्स के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा 108 का। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चले और अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 109 क्या है? 109 में क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिलिंग मशीन। इस ड्रिलिंग मशीन का क्या नाम क्या है? तो यहाँ नहीं दिख रहा है, हम लोग जो है आगे देख लेते हैं कि क्या किस तरीके का जो है ड्रिलिंग मशीन है और कौन ड्रिलिंग मशीन की ये बात कर रहे हैं। तो 109 में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ड्रिलिंग मशीन है। तो ये किस तरह का ड्रिलिंग मशीन है और क्या नाम है इसका, ये पूछा जा रहा है। तो ये इस तरह का ड्रिलिंग मशीन आपको जहाँ देखने को मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं? पिलर ड्रिलिंग मशीन। क्या कहते हैं? पिलर ड्रिलिंग मशीन, है ना। ये एक तरीके का यहाँ पिलर लगा हुआ है, या पिलर कहते हैं, स्पिंडल इसको बोला जाता है। पूरा यहाँ से वहां तक ऊपर में स्पिंडल लगा हुआ है। तो इसी के सहारे जो है पूरा ये यहाँ से यहाँ तक जो है मशीन है। और यहाँ पे जो है आपका ड्रिल करने के लिए आपका ड्रिल चक लगा हुआ रहेगा या स्लीव लगा हुआ रहेगा। ड्रिल बीट के सहारे इस पे कोई जॉब को रख के हम ड्रिलिंग का काम करते हैं। तो ये क्या है? पिलर ड्रिलिंग मशीन है। ओके, अब चलिए अगले प्रश्न को थोड़ा सा हम लोग देख लें और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है, और इसके बाद फिर हम लोग आज थोड़ा सा पहले 110 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर ब्रिटिश। इस बाहरी माइक्रोमीटर ब्रिटिश की रीडिंग क्या है? तो देखिए ब्रिटिश माइक्रोमीटर में जो है, पहले तो आपको जानना ये होगा कि माइक्रोमीटर जो होता है वो किस किस तरह का टूल्स होता है। तो माइक्रोमीटर एक तरीके का प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, सूक्ष्म मापी यंत्र है, जिससे कि सूक्ष्म माप लिया जा सकता है और कितना तक लिया जा सकता है जो इसका लिस्ट काउंट होता है। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर के केस में इसका लिस्ट काउंट होता है 0.001 इंच होता है। ठीक है ना। किसका? माइक्रोमीटर का। आउटसाइड माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर कौन सा? ब्रिटिश स्केल, है ना, ब्रिटिश स्केल। उसका जो लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.001 इंच होता है। इतना हमने समझ लिया। अब थोड़ी सी इस रीडिंग के बारे में चलते हैं और देखते हैं कि रीडिंग हम पढ़ते कैसे हैं। तो रीडिंग पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि इस वाला जो है इस पे कौन कौन सा जो है किस तरह का डिवीजन होता है। तो इस पे जो है दो तरह का डिवीजन होता है, मेन स्केल डिवीजन होता है और सब डिवीजन होता है। ठीक है ना। मेन स्केल डिवीजन और सब डिवीजन इस बैरल के ऊपर होता है, बैरल या स्लीप कहते हैं। और थिम्बल के ऊपर जो है क्या होता है? थिम्बल डिवीजन होता है। थिम्बल डिवीजन कहाँ होता है? इस थिम्बल के ऊपर, है ना। ये थिम्बल है, तो थिम्बल के ऊपर क्या मिलेगा? थिम्बल डिवीजन मिलेगा। और मेन स्केल के ऊपर जो है ये आपका दो तीन तरह का मिलेगा, मेन स्केल डिवीजन और सब डिवीजन। ये बैरल के ऊपर मिलेगा या स्लीप के ऊपर मिलेगा। अब ये होता कितना कितना है इसको भी जरा समझ लें। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है ये आउटसाइड माइक्रोमीटर, ये आउटसाइड माइक्रोमीटर 0 से लेकर 1 इंच तक वाला जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर है। अब ये जो है पूरा जो रीडिंग देगा वो 1 इंच तक का रीडिंग दे सकता है, 0 से 1 इंच का। अब इसको जो है डिवीजन कैसे किया जाता है, तो देखिए 1 इंच को इसको 10 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। एक यहाँ से 1 2 3 और इसी तरीके से आगे भी मिलेगा, यानी कि 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांट देंगे तो मेन स्केल डिवीजन का एक भाग का मान, यहाँ से यहाँ के भाग का मान कितना हो जाएगा? तो पूरा जो है यहाँ से 10 बराबर भागों में कितने चीज को बांटे हैं? 1 इंच को बांटे हैं। 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटे हैं तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा? 1/10 इंच। यानी कि मेन स्केल डिवीजन के एक डिवीजन का वैल्यू कितना हो गया? 1/10 इंच। 1/10 इंच का मतलब हो गया 0.010 लगा देते हैं लास्ट में इंच। यानी मेन स्केल डिवीजन का एक डिवीजन का वैल्यू कितना हो गया? अब थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। मेन स्केल डिवीजन का एक डिवीजन का वैल्यू कितना हुआ आपका? 0.100 इंच। ओके,
अब सब डिवीजन है। अब सब डिवीजन क्या है? अब देखिए ये जो है 1/10 तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 1/10 इंच। अब इसको देखिए कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में बांटा गया है। तो यानी कि एक भाग का मान कितना हो जाएगा? तो पूरे भाग का मान 1/10 इंच था, तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा? 4 बराबर भागों में बांटा गया तो 4 से और डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक सब डिवीजन की वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 1/10 10 इंटू 1/4, यानी कि इसको हम 4 बराबर भागों में बांट दे रहे हैं। 1/10 डिवाइडेड बाई 4, 4 बराबर भागों में बांट दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सब डिवीजन का वैल्यू जो हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा कितना? 0.025 0.025 0.025 इंच। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। एक सब डिवीजन का वैल्यू उतना निकल गया। अब ये थिम्बल डिवीजन क्या होता है? तो थिम्बल डिवीजन में जो डिवीजन इसके सामने ये जो है डेटम लाइन से मैच करता हो, तो यहाँ पे क्या है? 9 वाला मैच कर रहा है, तो ये बड़ा हमने इसलिए लिख दिया चूंकि ये दिख नहीं रहा था। तो 9 वाला ये डेटम लाइन से मिल रहा है, तो एक थिम्बल डिवीजन का वैल्यू कितना है जी? एक थिम्बल डिवीजन का वैल्यू आपका है 0.001। तो 9 का कितना हो जाएगा? तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी थिम्बल डिवीजन का वैल्यू कितना होगा? 0.009 क्या हो गया? इंच। अब थोड़ा सा और समझ लें। अब यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको हम मिटा दें तो और अच्छे तरीके से हम समझा पाएंगे। अब मेन स्केल डिवीजन जो है वो कितना जो है दिख रहा है? 1 2 3, 3 दिख रहा है। इसका मतलब कि एक भाग का मान तो कितना था? 1/10 था, तो 3 भाग का मान कितना हो जाएगा? 3/10। तो ई कितना आ गया? 3/10। इसका मतलब हो गया कितना हो जाएगा? 0.300 इंच मेन स्केल डिवीजन। अब यहाँ सब डिवीजन की बात आती है। अब सब डिवीजन में देखिए, सब डिवीजन में ये वाला एक ही भाग ना बाहर दिख रहा है, एक भाग दिख रहा है बाहर और एक से कुछ ज्यादा है, तो एक वाला यहाँ कंसीडर करेंगे। तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा? यानी कि एक भाग का मान 1/10/4 था, यानी कि ये एक भाग का मान कितना हो जाएगा? 1/40, यानी ये कितने के बराबर हो जाता है? 0.025 इंच। ठीक है। अब थिम्बल डिवीजन जो है हमने निकाल चुका है। थिम्बल डिवीजन का वैल्यू कितना था जी? तो थिम्बल डिवीजन कौन सा मैच कर रहा है? 9 वाला डेटम लाइन के साथ मैच कर रहा है, तो 9 इंटू कितना निकाला था हमने? 0.001, यानी कि ये जो आ जाएगा 0.009 इंच। अब ये सारे तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? इसका रीडिंग आ जाएगा। तो यहां से कितना हो गया? 9×5 = 14, 9×5 = 14। ठीक है, हाथ में लगा 1 2, 1 कितना हो गया? 3। ठीक है, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये दशमलव आ जाएगा, तो कितना हो गया? 0.334 इंच। ये क्या हो जाएगा? इसका रीडिंग हो जाएगा। किसका? इस माइक्रोमीटर का। अब यहाँ पे देखते हैं 0.334 कहीं दे रखा है क्या? 0.334 कहीं नहीं है। इसमें कोई भी आंसर जो है वो राइट आंसर नहीं है, इसलिए इसको हटा के इसके जगह पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 0.334 होगा। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा किसी एक ऑप्शन को, यानी कि कोई एक ऑप्शन हो जाएगा 0.334, यही आंसर होगा। यहाँ पे गलत उत्तर दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें कहीं भी आपको संकोच करने का जरूरत नहीं, जो हमने मेथड्स बताया है वो मेथड सही है, बिल्कुल सही है, और यही इसका रीडिंग होगा, दूसरा आंसर नहीं होगा। यहाँ आंसर गलत है, ठीक है ना। आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसके जगह पे क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? 0.334 होना चाहिए, 0.334 होना चाहिए, और यही सही उत्तर है, ठीक है ना। ओके, चलिए इसको यही हम लोग समाप्त करते हैं। अगले जब ये में चलेंगे तो हम लोग नेक्स्ट 111 से ट्राई करेंगे, और यहाँ से हम जानने का कोशिश करेंगे अगला क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसमें कहीं पे भी आपको कुछ संशय लगता है तो हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि और किस तरीके से और अच्छे तरीके से आपको कैसे हम बता सके, ताकि आप इस चीज़ को पूरी तरीके से कर पाएँ जब आपका एग्ज़ाम हो। ठीक है, कहीं पे भी कोई समस्या ना हो, तो बिल्कुल इस चीज़ को देखिए और अच्छे से जो है, जहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम होता है या
अगर किसी भी तरीके का डाउट अगर फील हो रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इसकी चर्चा करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।